दुनिया बहुत बदल गई हमारे पिछली बार आने से और अब के आने के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ गई है, इटली में सूखा है, काहे से समंदर का पानी नदी में घुस आया है। अमेरिका एक फेल्ड स्टेट के तौर पर आगे बढ़ रहा है, वहां पर गदर कटी है। और चीन ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया 5 बरस पहले, खबर अब मिली है कि पक्के तौर पर उसी को किया, जिसके पास हजारों करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, जिसका पसीना पोंछने के लिए खूबसूरत महिला बॉडीगार्ड रखी जाती थी और जो थियानमेन स्क्वायर में छात्रों का गद्दार था। ये सारी कहानी आज आपको सुनाएंगे दुनियादारी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और दुनियादारी लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा बुलेटिन है। इसमें आज बड़ी खबर में सबसे पहले बात हांगकांग के बिजनेस टाइकून शियाओ जिनहुआ की। उन्हें आज से लगभग 5 बरस पहले किडनैप किया गया था हांगकांग के एक होटल से। किडनैपर्स चीन सरकार के एजेंट थे। किडनैपिंग के वक्त शियाओ की संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ थी, जो बताया मैंने। वो हांगकांग के सबसे अमीर लोगों में थे। इसके बावजूद 5 बरस तक पता ही नहीं चला, अखबार में इश्तिहार तक आए। अब खबर है कि उन्हें अदालत में खड़ा किया जा रहा है और इससे कनाडा बड़ा परेशान है, क्योंकि ये भाई साहब मूल रूप से कनाडा के ही नागरिक हैं। तो आज हम जानेंगे कि शियाओ जिनहुआ की पूरी कहानी क्या है, सरकार की वफादारी करते करते वो लीक से बाहर कैसे हो गए और चीन के जो मौजूदा मुखिया हैं उनको किस बात की चिंता थी जो ये गिरफ्तारी का और अब अदालत की कार्रवाई का प्रसंग शुरू हुआ। पर सबसे पहले किडनैपिंग की कहानी, मुख्य किरदार को कैसे पकड़ा गया, क्योंकि एक वक्त तो वो ताकतवर थे और अब जेल में है। ये किरदार कैसे यहां तक पहुंचा? कहानी शुरू होती है साल 2017 में। 27 जनवरी का दिन था, तड़के सुबह की बात है। हांगकांग के एक आलीशान होटल में एक व्हील चेयर मुख्य दरवाजे से बाहर आती है। इस पर बैठे शख्स का चेहरा चादर से ढका है। उसके इर्द गिर्द सादे कपड़ों में 6 लोग सधे कदमों से चल रहे हैं। एक व्यक्ति व्हील चेयर को पुश भी कर रहा है। होटल के दरवाजे से निकलते ही सधे कदम तेज चाल में तब्दील हो जाते हैं और फिर एक कार रुकती है और वो उस शख्स को जो व्हील चेयर पर बैठा था उसके मुंह से चादर उठाते हैं, उसको उठाते हैं लगभग जबरन और कार में धकेल देते हैं। फिर ये गाड़ी सीधे समंदर किनारे रुकती है और वहां पर ये सब लोग एक नाव में सवार होते हैं। नाव की मंजिल चीन की एक जेल। आम दिनों में ऐसी घटना होती तो कहा जाता अपहरण हो गई या खुफिया ढंग से गिरफ्तारी, पुलिस में रिपोर्ट होती, जांच होती। पर यह आम घटना नहीं थी, क्योंकि जिस शख्स को हांगकांग के होटल से उठाकर चीन लाया गया था उसका नाम शियाओ जिनहुआ था। चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक। उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी सिक्योरिटी कंपनियों को अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। महिला बॉडीगार्ड्स की एक पूरी टीम तैनात थी, जिसका काम उनकी पर्सनल वेलबींग का ख्याल रखना था, पसीना पोंछने से लेकर बाकी ज़रूरतों तक। इतनी बारीकियों के बावजूद जिनहुआ को उनके ठिकाने से गायब कर दिया गया। जिनहुआ के बारे में कई दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर अखबार में आता है एक इश्तिहार जिनहुआ की तरफ से। बताया जाता है कि मैं ठीक हूं, फिलहाल किसी शांत जगह पर आराम कर रहा हूं। पर हांगकांग की मीडिया को लग गया कि कुछ गड़बड़ झाला है, क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि जिनहुआ को चीन बुलाया गया है। फिर पता चला कि किसी जांच का हिस्सा बनने के लिए गए हैं और फिर पता चला कि शायद अब वो जेल के पीछे हैं। इससे तक हांगकांग की पुलिस उनकी गुमशुदगी की जांच करती रही, पर जांच में कुछ नहीं निकला। शुरुआती जांच में बस इतना पता चला कि वो अमुक होटल में रुके हुए थे। होटल के सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो पता चला कि वो व्हील चेयर पर बैठकर वहां से निकले हैं कुछ अनजान लोगों के साथ। जब और तफ्तीश हुई तो तस्वीर साफ हुई। जिनहुआ की किडनैपिंग से पूरा हांगकांग सन्न रह गया था। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहली वजह जिनहुआ का अपना पर्सनल रिकॉर्ड। आपको थियानमेन स्क्वायर की घटना याद होगी, जब स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में चीन में मोर्चा खोल दिया था। तब डेंग जियाओपिंग की सरकार थी। उनके इशारे पर सेना ने इस प्रोटेस्ट को बुरी तरह कुचल दिया था। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सरकार ने 21 मोस्ट वांटेड छात्र नेताओं की लिस्ट जारी की थी। एक नाम इस लिस्ट में नहीं था, जबकि वो उस वक्त का बड़ा छात्र नेता था। वो सबसे बड़ी पेकिंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था और उसका नाम शियाओ जिनहुआ था। जिनहुआ ने
लोकतंत्र का समर्थन और फौज का विरोध करने के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ कदम ताल करने का फैसला किया था, अपने साथियों को धोखा दिया था। और कहा जाता है कि इसी धोखे, इसी वफादारी के बदले में उसे इनाम भी मिला भरपूर ढंग से। कैसे? कॉलेज से निकलते ही जिन्हुआ को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी के रसूखदार नेताओं और उनके घर वालों के बैंक अकाउंट्स मैनेज करने का जिम्मा संभाला। इसमें चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के घर वाले भी शामिल थे। इससे हुई कमाई से जिन्हुआ ने दूसरे सेक्टर्स में निवेश किया और 2017 तक उसकी संपत्ति थी जो वो 50,000 करोड़ के पार जा चुकी थी। यानी वो चीन के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगा था। उसकी कंपनियों में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली नेताओं का शेयर था, यानी पॉलिटिकली भी वो सेफ महसूस कर रहा था। इसी वजह से उसकी किडनैपिंग चौंकाने वाली थी। वजह एक और है, हांगकांग का कानून। 2017 में हांगकांग में चीन के एजेंट्स ने उसको किडनैप करने का ऑपरेशन किया, जबकि उन्हें इसकी परमिशन नहीं थी। परमिशन क्यों नहीं थी? हम जानते हैं कि 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले किया था। साथ में एक करार किया था कि 50 साल तक हांगकांग में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, फिर चीन अपना सिस्टम लाएगा। लेकिन 2020 में चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ के जरिए अपनी दमनकारी परियोजनाओं को हांगकांग में लागू कर दिया। पर गौर करिए कि यह 2020 में हुआ था, जिन्हुआ को तो उससे पहले ही उठा लिया गया था। दरअसल चीन की नीयत पहले से ही साफ थी, ब्रिटेन के जाने के बाद से ही, कि वहां पर उसका एक छत्र राज्य ही चलेगा और जो कम्युनिस्ट पार्टी के और शी जिनपिंग के रास्ते में आएगा वो सुरक्षित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चीन के करीबी, कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी शी जिनपिंग के परिवार वालों का पैसा इन्वेस्ट किया, फिर उनके साथ ये सब क्यों हो गया? कहा जाता है कि राजनीति में उनका कोई सीधा दखल नहीं था और ये उनके पतन की एक बड़ी वजह बनी। दूसरी वजह भी राजनीति से जुड़ी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हुआ पर अवैध तरीके से पब्लिक का पैसा जमा करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 5 साल तक की जेल हो सकती है और यहीं पर पिक्चर में एंट्री होती है शी जिनपिंग की। दरअसल जिन्हुआ को ठिकाने लगाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मैसेज देना चाहते हैं। वो एक अभियान चला रहे हैं करप्ट नेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ। उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि ये करप्ट नेताओं को नहीं, जो फ्यूचर में चैलेंजर्स हो सकते हैं जिनपिंग के, उनको किनारे करने की कवायद है। जिनपिंग चाहते हैं कि उन्हें आधुनिक चाइना का पितृ पुरुष, सबसे शक्तिशाली नेता माना जाए और उनकी कुर्सी में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। इसलिए ये थ्योरी। एक संभावना ये भी है कि जिन्हुआ के साथ खुद को जोड़ने से जिनपिंग की छवि पर असर पड़ सकता था और कहा जाता है कि इसीलिए उन्हें रास्ते से ठिकाने लगाने की साजिश रची गई। वैसे भी हांगकांग में जिन्हुआ की किडनैपिंग बिना शी जिनपिंग की इजाजत के तो नहीं ही हुई होगी। आज हम जिन्हुआ की कहानी क्यों सुना रहे हैं आपको? दरअसल 4 जुलाई को खबर आई कि जिन्हुआ पर अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है। कनाडा की सरकार इस कार्रवाई पर नजर रखे है। हालांकि चीन ने उन्हें काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया है, यानी कि जो कनाडा के विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो चीन में कार्यरत हैं, वो जिन्हुआ से नहीं मिल पा रहे। जबकि अमूमन ये होता है कि जब किसी विदेशी नागरिक के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसे काउंसलर, एम्बेसी का एक्सेस दिया जाता है। इस बात की संभावना वैसे भी कम है कि जिन्हुआ को फेयर ट्रायल मिलेगा, क्योंकि हम जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं उसका नाम चीन है और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का और उसमें भी उसके मुखिया शी जिनपिंग का हुक्म चलता है बिना किसी बहस के। और जिन्हुआ के बारे में तो सरकार अपनी नीयत पहले ही साफ कर चुकी है। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। उनकी कंपनियों के मेजॉरिटी शेयर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने खरीद लिए हैं। तो अगर कभी जिन्हुआ बाहर आते भी हैं तो उनके पास माथे की लकीरों और हथेली की किस्मत, अगर ऐसा कुछ होता है तो यही होगा और कुछ भी नहीं। ये था आज की दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों का रुख करते हैं, चलते हैं अमेरिका। अमेरिका हर साल 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1776 में इसी तारीख को 13 में से 12 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटेन से अलग होने का ऐलान किया था। अमेरिका की आज़ादी को 246 बरस हो चुके हैं, पर कई मामलों में उसका चरित्र आदिम काल जैसा है। इसमें गन कल्चर शामिल है, इसमें नस्ल भेद शामिल है और इसमें पुरातन पंथियों और पोंगा पंथियों के ढोंगी रिवाज शामिल हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार अल्पसंख्यक और महिलाएं बनती हैं। ये 3 बड़ी समस्याएं अमेरिका के इस आज़ादी उत्सव के दौरान नए सिरे से सामने आई। कुछ घटनाएं हुई, उन पर गौर करिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 जुलाई के दिन
शिकागो में इंडिपेंडेंस डे की परेड चल रही थी, गोलीबारी हुई। हमलावर ने छत पर खड़े होकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें 6 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बाद में हमलावर को गिरफ्तार किया। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका में गन रेगुलेशन को लेकर लंबी चौड़ी बहस चल रही है। इससे पहले मई में भी यूवाल्डी के एक स्कूल में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 22 लोग मरे थे, जिनमें 19 बच्चे थे और उस घटना का जो संदिग्ध था वो सिर्फ 18 साल का लड़का था। तो यूवाल्डी की घटना के बाद भी बंदूक कौन रख सकता है कौन नहीं, इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए थे, बहस हुई थी, पर सरकार कोई ढंग का कानून बनाने में नाकाम रही है। आप आंकड़ों से समझिए, अमेरिका में इस साल मास शूटिंग यानी एक आदमी या कुछ लोग ऐसे बहुसंख्यकों को गोली मारने लगे, इस तरह की 309 घटनाएं हो चुकी हैं और ये संख्या यहीं थम जाएगी, ये दावे से कतई नहीं कहा जा सकता। अभी लगभग आधा बरस बाकी है। दूसरी घटना 27 जून की है। ओहायो में पुलिस ने एक अश्वेत शख्स जेलेंड वॉकर की कार को रोका। वॉकर पुलिस को देखकर भागने लगे और तब 8 पुलिस वालों ने मिलकर उनके ऊपर 90 गोलियां दागी। वॉकर की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 60 गोलियों के निशान मिले। 3 जुलाई को पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो जारी किए। वॉकर के मामले की जांच चल रही है। हो सकता है इसमें किसी को सजा भी हो जाए, लेकिन ना तो वॉकर जैसा केस नया है और ना ही अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या। तीसरी घटना का संबंध बुनियादी अधिकारों से है। जिस समय अमेरिका आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था, उससे हफ्ते भर पहले 10 साल की एक बच्ची को मजबूरी में अपना राज्य ओहायो छोड़ना पड़ा। बच्ची का रेप हुआ था, वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, लेकिन ओहायो में 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद गर्भपात की इजाज़त नहीं है। ऐसे में बच्ची को ओहायो छोड़कर एक दूसरे राज्य इंडियाना जाना पड़ा। 24 जून से पहले तक ऐसा नहीं था, तो क्या बदल गया? 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना केस था, रो बनाम वेड केस, इसके फैसले को पलट दिया। इस केस में क्या था? इस केस में जब पुराना जजमेंट आया था तो गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार माना गया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस अधिकार को खत्म कर दिया। अब गर्भपात से जुड़े नियम तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। अमेरिका में राज्य अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, सब राज्यों में एक जैसे कानून नहीं होते हैं। अमेरिका में आधे से अधिक राज्य रूढ़िवादी हैं, तो वो इस फैसले का जश्न मना रहे हैं। मानवाधिकारों पर दुनिया को लेक्चर देने वाले अमेरिका में ये नज़ारा विभत्स है। एक तथ्य और भी है, अगर ऐसी घटनाएं किसी विकासशील देश में हो रही होती या अल्प विकसित देशों में, तो यही अमेरिका फेल्ड स्टेट का तमगा दे रहा होता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी जुड़ी है बाढ़ और सूखे से, क्लाइमेट चेंज से। एक एक कर जानते हैं। पहली खबर इटली से है। इटली में सरकार ने 5 प्रांतों में इमरजेंसी का ऐलान किया क्योंकि सूखा पड़ गया, पानी की कमी है। स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि पानी बचाओ और जमा करो। रिपोर्ट है कि सूखे के चलते इस साल खेती 30% तक कम होगी। अब इस समस्या की वजह क्या है? 2 वजह हैं। इटली की सबसे बड़ी नदी है पो। इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। किसान लंबे समय से पो नदी घाटी में सबसे ज्यादा फसल उपजाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समंदर का पानी नदी में आ रहा है। इसके चलते नदी के पानी में नमक बढ़ रहा है, खारा पानी बढ़ रहा है और इससे फसल खराब हो रही है। ये तो एक वजह है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण इटली में तापमान भी बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है और इसके चलते पानी की किल्लत दूसरे इलाकों में पैदा हो रही है। जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में ये समस्या इटली में और विकराल हो सकती है। एक तरफ अब इटली की बात हो गई जो पानी कमी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ग्लोब के दूसरे हिस्से में ऑस्ट्रेलिया जो पानी की अधिकता से परेशान है। इसका सबसे बड़ा शहर सिडनी, बाढ़ आई हुई है यहाँ पर। पिछले 4 दिनों में 8 महीने में जितनी बारिश होती है इतनी बारिश हुई और इसी के चलते विभत्स बाढ़, पूरा शहर पटरी से उतर चुका है। करीब 50,000 लोगों को बाहर निकालने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ये इस साल की तीसरी बाढ़ है। सिडनी के अलावा भी कई इलाकों में पानी का कहर जारी है। प्रभावित लोगों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले बुश फायर, दावा नल की आपदा बढ़ी हुई थी और अब बाढ़, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें करोड़ों जानवर और सैकड़ों इंसानों की मौत हो चुकी है। क्लाइमेट काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की आपदाओं के बढ़ने की आशंका है और इस आशंका का असर क्या होगा? खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के 100 में से 4 घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं होंगे, जबकि 10 घरों को इंश्योरेंस प्लान लेने में मुश्किल आएगी। कहने का मतलब ये कि इस द्वीपीय देश का भविष्य अनिश्चित
ये खबरें हमें चेत जाने की सीख देती हैं। जो आज दूसरे मुल्कों में हो रहा है, अगर हमने उससे नहीं सीखा तो वो गाहे बगाहे हमारे आसपास घटेगा और तब हम भी किसी की सुर्खियों का हिस्सा होंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।